नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। खबर झारखंड में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समग्र विकास, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्यपाल ने राज्य में चल रही लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न समसामयिक और राजकीय मुद्दों पर चर्चा की। देश के 3 राज्यों असम, केरल और पुडुचेरी में हुए मतदान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मतदान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केरल में जनता हमें तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। प्रवक्ता ने पुडुचेरी में जीत का दावा किया, जिसके साथ ही AIMIM द्वारा हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन तोड़े जाने पर भी बयान दिया। देखिए, बहुत ही शानदार वोटिंग हुई। असम में तो मुझे लगता है कि सब पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। ये वोटिंग के पीछे के कारण मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हमारा NDA गठबंधन जहाँ जहाँ लड़ रहा है उसके प्रति भी रुझान है। केरलम में हम कभी फाइट में नहीं हुआ करते थे। पहली बार LDF और UDF के 50 वर्षों के शासन में जनता इतनी परेशान हो गई कि हमें तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। भले ही हम वहाँ पर पूरे तरीके से मजबूती से नहीं आ पाए, लेकिन हम एक शानदार शुरुआत करेंगे केरलम में। पुडुचेरी में तो हम कई बार सरकार में भी रहे, वहाँ हमारा सरकार बनाना तय है। और असम में तो प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प जो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए और हेमंत विश्व शर्मा जी का जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, दोनों मिलकर साहब सोने पे सुहागा है। असम की भी महान जनता ने बहुत बड़े मार्जिन से हमें वोट दिया है। और दूसरी बात, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के पीछे का एक रीज़न और है कि लाखों मतदाता थे, फर्जी मतदाता थे, घुसपैठिए थे, मरे हुए लोग थे, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। तो जैसे ही आप नाम हटाएंगे और वो भी 10%, 12% टोटल वोटर्स के, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा ही। और दूसरा, लोगों का उत्साह NDA के प्रति, ये दोनों फैक्टर्स के कारण वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। देखिए, पाकिस्तान के दावों की पोल खुल गई। बहुत बड़ा बड़ा अपने आप को 30 मार खां समझते थे, पर 30 मार खां का क्या हश्र हुआ। ये जिस तरीके से पपेट बन गए थे एक बड़े राष्ट्र के चक्कर में। और उसके बाद जो संधि की शर्तें थी, तो उसमें से एक पक्ष ने तो साफ इनकार किया, ईरान ने, कि जो हमें संधि की शर्तें बताई गई थी और जो संधि की वास्तविक शर्तें हैं, दोनों में अलग अलगाव है। तो अब ईरान ने तो इस्लामाबाद जाने से इनकार कर दिया। अब तो इनके जो अपने आप को एक शांति का मसीहा बताने की जो इनकी एक मुहिम थी, वो तो झटका लग गया साहब। और शांति का कैसे खुद को मसीहा बताएंगे साहब? जितने आतंकवादी हैं, सबकी शरण स्थली, सबकी जन्म स्थली पाकिस्तान है, तो जन्म स्थली कभी शांति का मसीहा बन सकती है क्या? देखिए, बहुत सारे आज़ादी के ऐसे हमारे शुरमा हैं जो बहुत भारत रत्न और इस तरह का पुरस्कार डिज़र्व करते हैं। केंद्र सरकार समय समय पर निर्णय लेती है। मंगल पांडे सच में स्वतंत्रता संग्राम के, खास करके 1857 के, जिसे कहा गया है बड़ा स्वतंत्रता संग्राम, उसके वो हीरो थे। पहली गोली चलाने की हिम्मत उन्होंने जुटाई थी। तो उनका जो बलिदान है वो अतुलनीय है देश में। और ऐसे भी बहुत सारे शहीद हैं जिनका भी बलिदान बहुत ज़्यादा है। तो केंद्र सरकार समय समय पर उचित निर्णय लेती है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने अपनी भूमिका खुद तय की है साहब। 20 वर्षों तक अनगवर्नेबल बिहार, यानी जिस पे कोई शासन नहीं कर सकता था, उसको वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, यानी सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य में उसको तब्दील किया। ये साहब एक चमत्कार से कम नहीं था। कहाँ जंगल राज और कहाँ सुशासन बाबू का सुशासन। तो ये जाहिर तौर पर बिहार के बड़े बदलाव के पीछे नीतीश कुमार जी का सोच और NDA की पूरी ताकत लगी हुई है। और हमारा मानना है कि बिहार का जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा, प्रजातांत्रिक तरीके से होगा, NDA की बैठक में तय होगा, सब दलों की सहमति से तय होगा। उसमें नीतीश कुमार जी की सहमति होगी, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की पूर्ण सहमति होगी। उसके बाद ही कोई जो अगला व्यक्ति है जो भी रहेगा, वो नीतीश कुमार ने जो विकास की लंबी लकीर खींची है उसको और आगे बढ़ाने का काम करेगा। रांची में केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव और स्वदेशी मेला के उद्देश्य पर कहा कि इस पहल का लक्ष्य प्रतिभाशाली लेकिन गैर पेशेवर कलाकारों को मंच प्रदान करना है।
विशेष रूप से कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर अवसर देना है। उन्होंने बताया कि पिछले संस्करण में सैकड़ों बच्चों को राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला था, जिससे कई विद्यार्थियों को कला के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की प्रेरणा और दिशा मिली। यह पहल बच्चों की प्रतिभा को पहचान देने और उन्हें आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव एवं स्वदेशी मेला। ये सांसद सांस्कृतिक महोत्सव जो लगातार हम कह सकते हैं कि हमारे जो कलाकार हैं, प्रोफेशनल नहीं, जो स्कूल के बच्चे जो कला के क्षेत्र में अद्भुत काम कर रहे, उनको मंच देना और उनको राष्ट्रीय पटल पर एक मौका देना। पिछली बार जब सांस्कृतिक महोत्सव किए थे तो सैकड़ों बच्चों को राष्ट्रीय पटल पर मौका मिला और वे आज कला के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गए कि वो उनका फ्यूचर हो गया। तो सांस्कृतिक महोत्सव में लगभग 50 स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे जुड़ने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बयान पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपना विचार रखने का अधिकार है और नितिन नवीन उनके मित्र हैं और पार्टी में एक ऊंचे पद पर पहुंच चुके हैं। मंत्री ने आगे कहा कि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें लग रहा होगा कि पश्चिम बंगाल में उनकी जीत होगी। ऐसा सोचने में कोई बुराई नहीं है। सपने देखने का हक सबको है और नितिन नवीन जी हमारे मित्र हैं, ठीक है। वो आज बड़े पद पर चले गए हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और उनके पिताजी को भी मैं जानता हूँ, वो मेरे पिताजी को भी जानते हैं। और चलिए, उनके अध्यक्ष होने के नाते उनको लगा कि नहीं हम बंगाल जीतेंगे, तो लगने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वहाँ जो भी सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस की भूमिका अहम होगी। हजारीबाग में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय हालात और भारत की विदेश नीति पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत का रुख हमेशा बातचीत और कूटनीति के पक्ष में रहा है और संघर्षों को राजनयिक प्रयासों में सुलझाने पर जोर दिया जाता है। सिन्हा ने यह भी कहा कि विदेश मंत्रालय की नीति इसी दिशा में रही है, लेकिन ठोस पहल की कमी दिखाई दी। था कि डायलॉग और डिप्लोमेसी होना चाहिए, मतलब डिप्लोमेसी के मात करके कूटनीतिक चाल चल के जो युद्ध में फंसे देश हैं वो आपस में बातचीत करें। ये भारत का बयान आता रहा विदेश मंत्रालय की तरफ से, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत ने कोई भूमिका नहीं निभाई। उसने अमेरिका से नहीं बात की, उसने इजराइल और ईरान से नहीं बात की कि भाई आओ टेबल पर बैठो, हम ऑफ़र करते हैं कि नई दिल्ली में ये बातचीत हो। पाकिस्तान ने मौके का फ़ायदा उठाया, पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा था और उनके प्रभाव में आकर युद्ध विराम हुआ और अब आगे की बातचीत जो है वो इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और भारत टुकुर टुकुर देख रहा है। खरसावा के रोलाहातू पंचायत के कोमाय प्राथमिक विद्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और विधायक दशरथ गागराई उपस्थित रहे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं और विकास संबंधी मांगे सुनी। कार्यक्रम से पहले दोनों अधिकारियों ने गिलुवा स्कूल, पुनीसीर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र और जुम्बरों में बनी पुलिया का निरीक्षण किया। जनता दरबार का शुभारंभ भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न गांवों और
टोलों से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। ब्लॉक के रोलातू पंचायत है, ये पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लगातार जिला प्रशासन के साथ समन्वय बना करके हम लोग रोलातू पंचायत का संपूर्ण विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग रोलातू पंचायत में कमिश्नर स्तर का जनता दरबार किए थे, फिर दूसरी बार पूर्व के डीसी शुक्ला साहब के द्वारा हम लोग जनता दरबार करवाए थे और वर्तमान डीसी अभी नीतीश कुमार के द्वारा जनता दरबार आज आयोजित की गई थी। तो आज हमें काफ़ी सुकून लग रही है कि जिला प्रशासन के संयुक्त हम लोग मिल करके रोलातू पंचायत को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आगे हम लोग काम करने का संकल्प लिए हैं और उम्मीद है जिला प्रशासन की तरफ से राज्य सरकार की ओर से और हमारा जो विधायक निधि होती है अपनी निधि के माध्यम से जिन जिन योजनाओं को जिन जिन विभाग से होना है वैसे संबंधित विभाग के द्वारा हम लोग पत्राचार करके उस योजनाओं का भी धरातल पर हम लोग उतारने का काम करेंगे। आज यहाँ पे कुमाई ग्राम में रोलाघाट पंचायत में जनता दरबार का आयोजन किया गया था। यहाँ पे लोगों की समस्याओं को सुनी, कई सारी समस्याओं को देखा भी और यहाँ पे लोगों ने खुल के अपने अपने जो भी विभिन्न टोला में यहाँ पे विभिन्न गाँव में 14 मौजे हैं, यहाँ पे जो समस्या है उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया। मुख्यतः पानी का और सड़क की समस्या है, क्योंकि यहाँ पे विकास कार्य थोड़ी धीमी गति से हुआ है किसी कारण। तो हम लोगों की सभी शिकायतों को सुना और हम यथावत प्रयास करेंगे कि शीघ्र इसका निष्पादन किया जा सके। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जमशेदपुर में गर्मी बढ़ने के साथ साथ शहर की जीवन रेखा कहीं जाने वाली स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर तेजी से कम हो गया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जल संकट गहराने लगा है। नदी का बहाव धीमा होकर लगभग स्थिर कुंड जैसा हो गया है, जिससे पानी की गुणवत्ता पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। कम जल स्तर और बढ़ते तापमान के कारण नदी में शैवाल तेजी से पनप रहे हैं, जो जलीय जीवन के लिए खतरा बन रहे हैं। मानगो, सोनाजी, साकची और घाटशिला जैसे इलाके में पेयजल संकट की स्थिति बनती जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों और पशुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वर्णरेखा नदी जो पूर्वी सिंहभूम की लाइफलाइन कही जाती है, गर्मी आते ही इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि इसकी पानी जो है नाला से भी कम स्थिति में दिखती है। आज स्थिति यह है कि स्वर्णरेखा नदी एक नाला के रूप में बह रही है, एक तो पूरी तरीके से गंदे रूप में बह रही है, क्योंकि सारे इंडस्ट्रीज के पानी भी इसमें घुस जा रहे हैं। और ये गर्मी में ही लोगों को जो पानी की किल्लत होती है ये स्वर्णरेखा नदी की वजह से, क्योंकि जैसे ही गर्मी आती है पूरा पानी जो है, पूरा नदी जो है सूख जाता है, एक नाला का रूप ले लेता है। जमशेदपुर शहर के कदमा और सोनारी इलाके के लाखों लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। टाटा स्टील UISL द्वारा सप्लाई किया जा रहे टैप वाटर में पिछले कई दिनों से दूषित पानी आ रहा है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। कदमा और सोनारी क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि वे नियमित रूप से पेयजल का भुगतान कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें साफ पानी नहीं मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि घरों में आ रहा पानी पीने के लायक तो दूर, उपयोग के लिए भी असुरक्षित नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार टाटा स्टील UISL में शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। परेशान और आक्रोशित लोग आखिरकार जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के उपायुक्त को लिखित शिकायत सौंपकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। मामला ये है कि यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड जिसको पहले हम जिसको कहते थे, टाटा स्टील की जो है सब्सिडियरी इकाई है, और उसके द्वारा जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा कंपनी कमांड एरिया में पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन पिछले 20-25 दिनों से हम लोग मटमैला पानी पीने के लिए मजबूर हैं। 20-25 दिन पहले जो पानी की सप्लाई एक अचानक जो शुरू हुई मटमैला, वो अब पी के मैं खुद लूज मोशन से सफर रहा है 1 सप्ताह। अभी भी जो है बार बार शिकायत दर्ज कराने के बाद भी जो स्थिति को में कहीं सुधार नहीं हुआ है। आज भी जो है आप देख रहे हैं कि ये जो बोरवेल का पानी है और ये है कंपनी का सप्लाई टैप वाटर का पानी, आप इसकी वाटर क्लियरिटी में आप देख सकते हैं अंतर कि जो वाटर की क्लियरिटी है बोरवेल का कहाँ है और इसका कितना मटमैला पानी है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो पानी जिसमें हम स्टोर करके बर्तन में रखते हैं, 24 घंटे के बाद उसके बेस में मटमैलापन बैठ सेटल हो जाता है।
तो क्या हम उपभोक्ता जो पैसे दे रहे हैं, पैसे दे के हम पानी परचेस कर रहे हैं, तो क्या हमें इसी तरह कंटामिनेटेड वाटर पीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? देखिए, पहले भी हम लोग जिसको का ही पानी पीते थे। 15-20 सालों से हमारे घर में सप्लाई हो रहा है, लेकिन 15-20 दिनों से लगातार बहुत गंदा पानी आ रहा है। शुरू में उस पानी को पीने की वजह से मेरे बेटे को कंटिन्यू करीब 15 दिन नहीं 10 दिन तक फीवर रहा, और वो एक जिम पर्सन है, तो वो इतना जल्दी बीमार होता नहीं है। तो इवन मैंने उसका ब्लड टेस्ट भी कराया था, तो ब्लड टेस्ट में तो ऐसा आया कि पानी पीने की वजह से ही उसको लगातार फीवर हो रहा है और पेट में इन्फेक्शन है। जमशेदपुर में सीएनटी एक्ट उल्लंघन का मामला सामने आया है, जिसमें आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे और प्लॉटिंग कर बिक्री के आरोप लगाए गए हैं। यह मामला बिरासनगर थाना क्षेत्र के लुप्पगढ़ी का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गोपी सिंह भूमिज की लगभग 6 एकड़ 91 डिसमिल जमीन पर उनके ही दोस्त रखू महतो द्वारा कब्जा करने का आरोप है। पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचा और जिला प्रशासन से मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सीएनटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की अपील की गई है। वही कि कितना मेरा दादाजी का नाम पर, उसका परदादा का नाम पर है। बात वही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग तो उस पार का था, लेकिन इस पार में हम लोग जब है हम लोग का जमीन को न्याय के लिए जो 6 एकड़ 91 डिसमिल है, उस जमीन को रोथू मातो के परिवार के लोग जबरदस्ती कब्जा करके रखे हुए। जब उस जमीन में ये लोग खेती करने जाते हैं तो रोथू मातो के परिवार के लोग डंडा लाठी और टांगी उंगी से लेके लोगों को मारने के लिए दौड़ाते हैं। तो आज डीसी कार्यालय में डीसी महोदय से यही गुहार लगाने आए हैं कि 5th शेड्यूल राज्य में सीएनटी जमीन का अगर इस तरह से लूट होगा तो सीधा अब आदिवासी बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू के तर्ज पे कार्य करेगा। आदित्यपुर पुलिस ने साल्डी बस्ती में बीजेपी नेता सपन कुमार दास के घर पर हुई फायरिंग मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ समीर कुमार सबैया के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 3 को दबोचा है। आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन, 4 जिंदा गोली और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार ये 3 अपराधी 3 अप्रैल को साल्डी बस्ती में हुए पथराव और हथियार लहराने की घटना में भी शामिल थे। 7 अप्रैल को आदित्यपुर थाना अंतर्गत साल्डी बस्ती में करीब सुबह 7 बजे एक घर को लक्षित करके फायरिंग की घटना कारित की गई थी। इस संदर्भ में आदित्यपुर थाना अंतर्गत कांड दर्ज करते हुए विधिवत कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा इस कांड में संलिप्त 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। साथ ही इस घटना में प्रयुक्त पिस्टल, एक मैगजीन और वाहन को भी बरामद किया गया। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड स्थित एक अनुसूचित जाति आवासीय बालिका विद्यालय से गंभीर मामला सामने आया है। विद्यालय में अध्ययनरत 14 वर्षीय एक छात्रा के साथ माह की गर्भवती होने की पुष्टि होने का मामला सामने आने से लोगों में आक्रोश है। स्थानीय जनप्रतिनिधि विद्यालय पहुंचे और घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही झारखंड पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित कर दी है और विद्यालय के प्रधान अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। सरायकेला के आरआईटी थाना क्षेत्र के असंगी इलाके में खरकई नदी पर बनी चेक डैम में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें कक्षा 9 के 2 छात्र डूब गए और उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र स्कूल छोड़ने के बाद अपने एक साथी के साथ नहाने के लिए गए थे, जहां यह घटना हुई। तीसरे छात्र ने स्थानीय लोगों और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद गोताखोरों की मदद से करीब 4 घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद दोनों शव बरामद किए गए। आरआईटी थाना प्रभारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि छात्र नहाते समय गहरे पानी में चले गए थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 2 बच्चे असंगी चेक डैम में नहाने गए थे। नहाने के क्रम में वो
वो असंगी चेक डैम में डूब गए थे। तो डूबने के उपरांत स्थानीय जो लोग थे और गोताखोरों से संपर्क किया गया, वो लोग पहुँचे और उनको अथक प्रयास से, कठिन मेहनत से दोनों बच्चे की डेड बॉडी को बरामद किया गया। जब बाहर निकले तो दोनों को मतलब कि मृत अवस्था में पाया गया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।